Hello everyone. Today we are going to do class 8 science chapter number 17, stars and the solar system. So this chapter is a little bit long. So the chapter is being divided into two parts. In the first part we will study about stars, moon and all the objects, and in the second part we will study about solar system and all the planets in our solar system. So this is the part 1 and we will study the introduction about the stars, moon, each and everything we will study in very detail. So let's start the video. Paheli and Bujo visited their grandparents' village during the summer break. समर ब्रेक के दौरान पहेली और बूझो जो हैं वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट विलेज में गए थे, मतलब अपने दादा दादी के गांव में वो लोग गए थे. आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, यानी डिनर करने के बाद दोनों बच्चे जो हैं वो घर की छत पे जाते हैं. तो एकदम उन्होंने आसमान को देखा तो एकदम क्लियर था, कोई भी बादल नहीं था. दे वे सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई. वो देखेंगे कि आसमान में कितने ज़्यादा ब्राइट स्टार्स हैं. उन्होंने ऐसा ब्यूटीफुल सीन कभी भी अपने सिटी में नहीं देखा है. आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा उन्होंने देखा, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. दैट इज़ ऑल एलैबोरेटेड इन दैट पिक्चर. पहेली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़. फिर पहेली सोचती है कि ये जो विलेज स्काई है ये बड़े शहरों की स्काई से इतना अलग क्यों है. फिर उसके ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया कि शहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स होती हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, और इसी वजह से स्काई जो है वो बहुत ही कम मात्रा में क्लियर होता है. He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. यानी नाइट स्काई में सिर्फ और सिर्फ स्टार्स हमें थोड़ी ना दिखते हैं, हमें मून दिखते हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं. तो उसके ग्रैंड पेरेंट ने उन्हें उन सबको आइडेंटिफाई करना सिखाया और हर एक से रिलेटेड उन्होंने हर एक से एसोसिएटेड उन्हें स्टोरीज सुनाई. Night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. यानी अगर हम ऐसे जगह पे जाएं जहाँ का वातावरण पूरी तरह से साफ़ सुथरा है, कोई ब्राइट लाइट्स नहीं है, कोई पल्यूशन नहीं है, वहाँ पे जाकर अगर हम नाइट स्काई को ऑब्जर्व करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है. लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, यानी आप एकदम अंधेरी रात में स्काई की तरफ देखिए तो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्काई में बहुत सारे डॉटेड टाइप के काउंटलेस स्टार्स हैं. कुछ ब्राइट है और कुछ उतने ब्राइट नहीं हैं. सबको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, क्या सबके सब ट्विंकल कर रहे हैं. डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, पर क्या कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार की तरह तो दिखता है पर वो ट्विंकल नहीं कर रहा. सो ये ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टार की तरह दिखते तो हैं पर ट्विंकल नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स. एंड द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, और मून जो है वो नाइट स्काई में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक है. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. आपने पढ़ा होगा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में. जो अर्थ पे होते हैं, जो लैंड पे होते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. वही जो हमें स्काई में देखने को मिलते हैं जैसे कि स्टार, प्लैनेट, मून, सन, जो भी हमें स्काई में दिखेगा दैट आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडी. And the study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. यानी इन celestial object की स्टडी और इससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना हो रहा है जैसे सैटेलाइट का आना, सैटेलाइट का रिवॉल्व होना, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड, इनसे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड फिनोमिना है उन सब की स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी. In ancient India, our ancestors performed methodical observations of sky. यानी बहुत ही पुराने समय में जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो स्काई को देख के ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे कह सकते हैं कंक्लूजन्स या बहुत सारी चीज़ें कहते थे. देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम. इतनी पुराने टाइम में उनका जो ये नॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था. Passage of the sun, stars, moon and planets in the sky helped them to devise calendars and almanacs.
यानी उन्हें पता था कि सन का पैसेज क्या है, स्टार्स, बहुत सारी कैलेंडर जानकारी उनके पास थी और उन्हीं जानकारी के बेसिस पे वो कैलेंडर्स फॉर्म करते थे या एल्मेनेक्स फॉर्म करते थे। ठीक है, जैसे कैलेंडर कितना मतलब 1 मंथ की बात की जाए तो जो हमारा मून से रिलेटेड हम 1 मंथ निकालते हैं, ठीक इसी तरह से बहुत सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मदद से वो टाइम पीरियड्स और दूसरी चीज़ों को भी करते थे। They were often used by people in their day to day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. यानी इन्हीं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मदद से वो अपने डे टू डे कंडक्ट को चूज़ करते थे, समझते थे कि आज क्लाइमेट कैसा रहेगा, आज बारिश होगी या नहीं, कब शो करना है, कब कट करना है क्रॉप को, कौन सा सीज़न क्या है, ये सब चीज़ उन्हें किससे पता चलती थी? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। दीज ऑल टेल दैट दे वेयर सो इम्पॉर्टेंट। Let us also make some observations of celestial objects and learn about them. तो अब इनके बारे में और पढ़ते हैं और जानते हैं। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून को हिंदी में चांद, चंद्रमा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सो देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मून। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, यानी बहुत रातों तक कंटिन्यूसली जो है आप हर रात जाके मून को देखो और हर एक का जो है आप स्केच बनाओ अपनी नोटबुक में और ये भी बताइए कि वो किस पार्ट ऑफ स्काई में है, ईस्ट में है या वेस्ट में, और किस तरह से उसकी मूवमेंट या मोशन हो रहा है। इस तरह से जैसे आपको दिख रही है पहेली किस तरह से बना रही है मून की अलग अलग स्ट्रक्चर्स, उसी तरह से आपको भी बनाने हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 डेज़ के लिए। इज़ देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। अब आप रोज़ रोज़ बनाओगे तो आप देखोगे कि उसके शेप में जो है चेंज हो रहा है। कभी कभी ये परफेक्टली राउंड है, कभी कभी है ही नहीं, और कभी कभी बहुत ही कम अमाउंट में है। सो द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज द फुल मून डे। यानी वो दिन जिसमें हमें पूरा का पूरा मून दिखता है उसे क्या कहा जाता है? फुल मून डे। देयर आफ्टर every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner। यानी एक दिन जब फुल मून डे हो गया उसके बाद क्या होता है, इसका जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले इतना हो गया, फिर इतना, इसी तरह से ये कम होने लगता है। ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल, यानी सबसे पहले पूरा, फिर इतना छोटा हो जाता है कि 15 डे पे तो दिखता ही नहीं है, और उसी दिन जिस दिन हमें दिखता ही नहीं है दैट इज़ नोन एज न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। यानी नो मून डे के बाद, न्यू मून डे के बाद क्या होता है, हमें हल्का सा बहुत ही कम अमाउंट में मून जो है वो स्काई में अपीयर होता है, और इसी तरह का बहुत ही कम अमाउंट में जो होता है दैट इज़ नोन एज क्रीसेंट मून। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। फिर हर रोज़ ये और ग्रो करने लगता है और फिर अगले 15वें दिन पे हमें फुल मून देखने को मिलता है। So the various shapes of the bright part of the moon are seen during a month are called phases of the moon। यानी एक महीने के काल में, एक महीने के समय में अब हमें जो इसके अलग अलग शेप्स देखने को मिल रहे हैं उन्हें ही हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। फेसेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। हम सब की सामाजिक लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये फेसेस ऑफ मून। Almost all festivals in India are celebrated according to the phases of the moon। यानी हमारे भारत में ज़्यादातर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो मून के फेसेस पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि दिवाली जो है उसे न्यू मून डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उस दिन चांद तो है नहीं, चारों तरफ अंधेरा है और उसको हम अपने दियों से जगमग करते हैं। वही जो बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक बर्थडे होता है इसको फुल मून डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। महाशिवरात्रि जो है वो 13वीं रात को मनाया जाता है। ईद उल फितर जो है वो क्रिसेंट मून यानी ऐसे शेप में जो मून होता है उस दिन बनाया जाता है। नाउ द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। इन मेनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। एक फुल मून से दूसरे फुल मून के बनने तक के बीच का जो ये टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज़ या उससे ज़्यादा का होता है, और बहुत सारे कैलेंडर्स में इसी 29 डेज़ को 1 मंथ पीरियड कहा जाता है। सो बुझो इज टेल आस्किंग समथिंग।
वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे, मतलब हर रोज इसको शेप क्यों चेंज करना पड़ता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेसेस ऑफ द मून अकर। अब हम समझते हैं कि इसके ये अलग अलग फेसेस क्यों हैं। चैप्टर 16 में आपने पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में कि मून जो है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वेयर एज द सन एंड अदर स्टार्स डू, जबकि जो सूरज है और बाकी स्टार्स है ये खुद की लाइट इमिट करते हैं। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। हम इसको क्यों देख पाते हैं, मान लीजिए सन है ये मून है, सनलाइट जो इस पर फॉल हो रही है ये हमें जब रिफ्लेक्ट होके दिखती है तभी हम मून को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और जिस हिस्से पे सनलाइट पड़ती है उसी हिस्से को हम देख पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज सन, सन की जो रेज मून पे गई वो जब रिफ्लेक्ट होके हमें दिखती हैं तभी हमें मून के ये अलग अलग फेसेस दिखते हैं। सो वी कैन से दैट मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। नाउ देयर इज एक्टिविटी 17.2, टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर, यानी एक बड़ा सा बॉल लीजिए या फिर एक घड़ा लीजिए। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक, यानी आधा आप उसे वाइट कलर कीजिए और आधा ब्लैक। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड, बाहर प्लेग्राउंड में जाइए अपने दो दोस्तों के साथ। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका रेडियस जो है वो 2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली हो। अब ये जो सर्कल है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और खुद सर्कल के सेंटर में खड़े हो जाइए। अपने एक दोस्त से कहिए कि वो सर्कल में अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े होके बॉल को होल्ड करें। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन, कहिए कि जो वाइट पोर्शन है उसे हमेशा सन की तरफ फेस करके रखा जाए। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट। सो जब हम ये एक्टिविटी मॉर्निंग में कर रहे हैं तो हमारा जो बॉल है वाइट पोर्शन है उसे ईस्ट साइड में रखना चाहिए, और वही अगर आप आफ्टरनून में कर रहे हो तो ये जो वाइट पोर्शन है इसे वेस्ट के टुवर्ड्स करके रखना चाहिए। In each case, the line dividing the white and black portions is kept vertical, यानी दोनों केस में ये जो लाइट वाइट और ब्लैक पोर्शंस को डिवाइड कर रही है इसको हमेशा वर्टिकल रखा जाता है, कभी भी इसे हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया जाता। दिस इज ऑलवेज वर्टिकल। Standing at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball while your friend stands at the points on the circle marked earlier. Draw us the shape of the white portion as you see it, यानी जो आपको white portion दिख रहा है उसका शेप बनाना है, और जो भी आप ड्राइंग्स बना रहे हो उसे कंपेयर करना है विद द फेसेस ऑफ मून्स। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये जो मून है इसके अलग अलग फेसेस होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरह से हम देख सकते हैं कि सनलाइट इस पे पड़ रही है। कभी जो है फुल मून है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, आधा हो गया, फिर क्रीसेंट मून और गायब भी हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे सनलाइट की रिफ्लेक्शन पड़ ही नहीं रही, इसी वजह से हमें ये दिख ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे दिखने लगी तो क्रीसेंट मून, हाफ, थोड़ा ज़्यादा और फिर फुल। इसी तरह से ये जो चलता है पीरियोडिक जो है ये चलता रहता है। Positions of the moon in its orbits and its corresponding phases. Remember that the moon revolves around the earth, यानी आपको याद रखना है कि जो मून है वो अर्थ के पास पास रिवॉल्व करता है, एंड अर्थ अलॉन्ग विथ मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी एक बार डायग्राम से समझते हैं, इसमें आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, अर्थ, मून और सन। मून जो है वो अर्थ की परिक्रमा कर रहा है एंड मून अलॉन्ग विथ अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। सो कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ न्यू मून। तो अब आप इससे गेस कर सकते हैं कि सन, मून और अर्थ की क्या पोजीशन होती होगी ड्यूरिंग द फुल मून और ड्यूरिंग द न्यू मून। ठीक है। The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day, यानी जो न्यू मून डे होता है उसके बाद इल्यूमिनेटेड जो ब्राइट पार्ट होता है, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, जो कि हमें अर्थ से विजिबल होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और फिर हमें फुल मून डे देखने को मिलता है। और फुल मून डे के बाद क्या होता है, ये जो सनलाइट पार्ट है मून का, यानी सनलाइट की वजह से जो चमक रहा है, ये जो है इसका साइज़ जो है दिन प्रतिदिन डिक्रीज होता है और फिर हमें न्यू मून दिखता है।
आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। यानी इसने सुना है कि हमें जो है मून का सिर्फ और सिर्फ आधा साइड दिखता है, यही साइड हमेशा हमें दिखता है। दिस साइड इज नेवर seen. So let us see whether it is true or not. For this there is given activity 17.3. Draw a circle of about 1 meter diameter on ground. यानी 1 मीटर डायमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करना है। Ask one of your friends to stand at the center of the circle. अपने एक दोस्त को बोलिए कि वो सर्कल के बीच में खड़े रहे और इस तरह से, ताकि उसका फेस जो है वो हमेशा आपकी तरफ हो। पर क्या आपका फ्रेंड आपका पीछे का हिस्सा, आपका बैक देख पा रहा है? नहीं। अब चाहे वो कितने भी रोटेशन कंप्लीट कर दे, कितने भी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले, वो आपका बैक का हिस्सा नहीं देख पाएगा। ठीक इसी तरह से मून जो है वो भी अर्थ के आसपास इसी तरह से रोटेट और रिवॉल्व करता है। The moon completes one rotation on its axis as it completes one revolution around the earth. यानी ये क्या करता है, एक रोटेशन अपने एक्सिस, खुद के एक्सिस पे लगाता है और एक रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड लगाता है। नाउ लेट्स सी मून सरफेस। मून के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया। अब जैसे हमारी अर्थ की सरफेस है ग्रीन ग्रीन, अब इस मून की सरफेस कैसी है? सो द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। जो पोइट्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जो सॉन्ग क्रिएटर्स होते हैं, इन सब के लिए मून जो है बहुत ही फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। इसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंसाइडर कहते हैं, जैसे चांद सा रोशन चेहरा। तो इन सब में वो बताने की कोशिश करते हैं कि चांद जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। But when astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. पर जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे लैंड हुए तो उन्होंने देखा कि मून की जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा डस्टी है और काफ़ी बैरन है। बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे हैं अलग अलग साइज़ के, और साथ ही साथ बहुत हाई हाई माउंटेन्स भी हैं। कुछ तो इतने हाई जैसे कि हमारे अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनके साइज़ के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस ऑफ मून, जिसमें आपको बहुत सारे क्रेटर्स दिख सकते हैं और देखने से ही लग रहा है काफ़ी डस्टी और बैरन ये है। सो द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, इट हैज़ नो वाटर। ना एटमोसफेयर है ना पानी है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो बूझो इज आस्किंग कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। क्या मून पे खड़े होकर हम साउंड सुन सकते हैं? सो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वहाँ पे ना एटमॉस्फेयर है ना एयर है, तो अब हम सुनेंगे कैसे? वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब हम वहाँ पे नहीं सुन सकते। Did you know? On July 21, 1969 इंडियन टाइम में इस डेट को एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने पहली बार मून पे लैंड किया था, और उनको फॉलो करते हुए गए थे एडविन एल्ड्रिन। एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द स्टार्स। वॉट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई। मून के बारे में पढ़ लिया, अब और क्या ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं? तो आप देखते हो कि बहुत सारे जो है स्टार्स यानी कि तारे मौजूद होते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। बड़े शहर से दूर किसी जगह पे जाके आप देखिए और फिर बताइए क्या सारे तारे चमकदार हैं, क्या सबका कलर सेम है? इन फैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। अभी हमने पढ़ा कि मून जो है खुद का लाइट एमिट नहीं करता, पर ये जो स्टार्स होते हैं वो खुद की लाइट एमिट करते हैं। जैसे कि सन, ये भी अपनी खुद की लाइट एमिट करता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टार। तो अब ये सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है और ये स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखते हैं? तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एक फुटबॉल आपके पास रखी है और एक फुटबॉल 100 मीटर दूर रखी है, तो कौन सी फुटबॉल बड़ी दिखेगी? ऑफकोर्स जो आपके पास रहेगी। सो द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फादर अवे फ्रॉम द सन। सन यहाँ है और स्टार्स मिलियन ऑफ टाइम्स जो है दूर है। इसी वजह से स्टार्स जो है वो हमें पॉइंट्स की तरह अपीयर होते हैं। जैसे सन की बात कर ले, सन जो है अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ है। दूसरा जो नियर स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है और ये उसके बीच का डिस्टेंस दिया है। इसे मैं खुद रीड नहीं कर सकती, सो इसको कन्वीनियंटली कोई भी रीड नहीं कर सकता। और कुछ स्टार्स तो इससे भी दूर है। ये तो हमने सेकेंड नियर स्टार के बारे में, अब हम सेकेंड नियर स्टार के डिस्टेंस को स्टडी नहीं कर पा रहे, आगे का कैसे करेंगे? सो ऐसे लार्ज डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए एक अलग से स्पेशल यूनिट है जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर का मतलब लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर।
हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कहते भी हैं कि सनलाइट जो है उसे अर्थ तक पहुंचने में कम से कम 8 मिनट्स लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 8 लाइट ईयर कितनी बड़ी यूनिट होती है। और ये जो अल्फ़ा सेंटूरी है ये एक और स्टार है जो कि हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। सो इफ़ लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक्स ईयर्स टू reach us, यानी ये मान लीजिए एक स्टार है, दिस इज़ अ अर्थ। तो अब यहाँ की लाइट को यहाँ आने में सालों लग जा रहे हैं। इसका मतलब जो हमें हाइट देखने को मिल रही है दैट इज़ ऑफ द पास्ट। सो बूझो वॉन्ट्स टू नो, आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के समय हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखते, सिर्फ और सिर्फ नाइट के समय क्यों दिखते हैं। सो इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, यानी डे टाइम में भी हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, पर हम इन्हें नहीं देख पाते क्योंकि सनलाइट इनसे जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है और इसी वजह से हम स्टार्स को स्काई में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। Observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. तो आप क्या कीजिए, रात में जाइए 2 या 2 से ज़्यादा घंटों के लिए आप किसी स्टार को देखिए, क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है। तो आप देखोगे कि सारे जो स्टार्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी जो स्टार हमारा ईस्ट में राइज हुआ था इन द इवनिंग वो मॉर्निंग में वेस्ट में सेट हो जा रहा है। तो अब स्टार्स हमें मूव करते हुए क्यों अपीयर हो रहे हैं। So Paheli recalls that when she is in a moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. पहेली को याद आता है कि जब हम ट्रेन में किसी तरफ जा रहे हैं तो लगता है कि हमारे आजू बाजू जो भी पेड़ है, जो भी बिल्डिंग्स है, वो सब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यही के स्टार्स के साथ भी हमें स्टार्स देखने में क्या लगते हैं कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। So now I understand why the sun appears to rise in the east and set in the west. अभी पता चला कि सन जो है क्यों ऐसा लगता है कि वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में डूब जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। आगे पढ़ते हैं। My grandfather told me that there is one star in the sky which does not move at all. तो उस पहेली के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि एक स्टार ऐसा है जो कि कभी भी मूव नहीं करता। तो अब ये कैसे हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। सो फॉर दिस देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी 17.5। आप एक अम्ब्रेला लीजिए, उसे खोल लीजिए, फिर उस पर 10 से 15 स्टार बना लीजिए विद द हेल्प ऑफ वाइट पेपर। हर एक स्टार जो है उसे अलग अलग पोजीशन पे रख दीजिए और एक स्टार जो है उसे सेंटर में यहाँ पे आप रख दीजिए। फिर आपका जो अम्ब्रेला है इसे ज़ोर ज़ोर से रोटेट कीजिए। अब देखोगे कि सारे स्टार्स रोटेट कर रहे हैं, पर ये जो हमारा सेंटर में स्टार है ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से इस स्टार के साथ हुआ है ठीक उसी तरह से एक और रियल लाइफ में भी एक स्टार है, पोल स्टार, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी अर्थ की जो एक्सिस है उसी के डायरेक्शन में है, सेंटर टाइप सा, जिससे अम्ब्रेला में सेंटर था उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही कंडीशन है। इसी वजह से हमें नहीं लगता कि ये मूव कर रहा है। जैसे ये आपको अर्थ दिख रहा है, अब इसकी ये जो एक्सिस है इसके जस्ट में होता है पोल स्टार एंड दैट वाई डजेंट सीम्स टू मूव लाइक अपीयरिंग। फिर है कंस्टलेशंस। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए स्काई की तरफ देखिए तो आप देखोगे कि कुछ कुछ जो है स्टार्स जो है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। सो द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। ऐसे स्टार्स जो कि एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका कोई शेप है, कोई ऐसा जाना पहचाना शेप है, उसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। Constellations were devised by ancient people to be able to recognize stars in the sky, यानी जो पुराने समय पूर्वज थे हमारे, उन्होंने ही इन कॉन्स्टलेशंस को डिवाइस किया था ताकि वो स्काई में प्रेजेंट स्टार्स को रिकॉग्नाइज कर सके। और ये जो शेप्स थे कॉन्स्टलेशंस के, दैट रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल, उन पीपल से फैमिलियर जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको रिजेंबल किया करते थे। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशंस इन द नाइट स्काई, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ कॉन्स्टलेशंस अगर आप देखोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कोई कॉन्स्टलेशन जो है आप देखोगे कि स्टार शेप में, अलग अलग शेप्स में वो प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन दैट
यू सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी समर टाइम में नाइट के अर्ली पार्ट में आपको एक कंस्टलेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है उर्सा मेजर, जिसे हम बिग डिपर, ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि भी कहते हैं। तो इसमें 7 प्रोमिनेंट या मेन स्टार्स होते हैं और इसे लगता है कि कोई बड़ा सा लैडल या फिर क्वेश्चन मार्क है। 3 स्टार्स जो होते हैं वो लैडल के हैंडल में होते हैं और 4 इसके बाउल में होते हैं। इन एंशिएंट कल्चर बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो अलग अलग कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला फिगर है आपका ग्रेट बियर, यानी सप्तऋषि जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो इसमें यहाँ पे आप लैडल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो अब ये जो सेंटर में इसका कप है, इसके लिए 4 स्टार्स है और इसके हैंडल के लिए 3 स्टार्स। फिर इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ओरियन, जिसे हंटर भी कहा जाता है। दिस इज कैसोपिया एंड दिस इज लियो मेजर। ठीक है, यहाँ पे आपको उर्सा मेजर या सप्तऋषि के बारे में दिया है। तो सप्तऋषि जो है ये वेल नोन 7 एंशिएंट इंडियन सेज के ऊपर, पुराने 7 ऋषि थे, उन्हीं के ऊपर इसका नाम एसोसिएटेड है। एंशिएंट माइथोलॉजी के हिसाब से The 7 sages who formed the Saptarishi preserved the eternal knowledge of Veds and explained it to people in every new age। यानी ये जो 7 ऋषियों से सप्तऋषि बना है, इन लोग के पास बहुत सारा नॉलेज था और यही नॉलेज जो है इन्होंने न्यू एज को दिया। यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हैं, अंगिराज, वशिष्ठ, क्रतु, पुलाहा, पुलस्त्य, मारीची, अलियोथ, ये उनके नाम हैं। आगे देखते हैं। I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major। यानी अभी जो पोल स्टार है हम इसे उर्सा मेजर की मदद से लोकेट कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट, यानी क्लियर नाइट में आपको करना है, समर में, वो भी अबाउट 9 PM के आसपास। आप स्काई के नॉर्थन पार्ट में देखो और उधर उर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करो। इसके लिए आप अपने फैमिली एंडर्स की भी मदद ले सकते हो। अब ऐसा इमेजिन करो कि ये जो उर्सा मेजर में जो 2 स्टार्स लाइन में है, इससे एक लाइन होती हुई गुजर रही है और ये जहाँ पे जाती है दैट इज़ नोन एज पोल स्टार। ठीक है, इस तरह से आप पोल स्टार को पहचान सकते हो। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फेयर, यानी जो पोल स्टार है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखता है, साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं दिखता। और कुछ नॉर्थर्न कॉन्स्टलेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि उर्सा मेजर, ये भी हमें साउदर्न हेमिस्फेयर में देखने को नहीं मिलते हैं। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings। यानी एक और वेल नोन कॉन्स्टलेशन है जो कि हमें ठंडियों के दौरान दिखता है, वो भी लेट इवनिंग्स में, और वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट कॉन्स्टलेशंस में से एक है। इट ऑल्सो है 7 और 8 ब्राइट स्टार, इसमें भी 7 से 8 ब्राइट स्टार्स है और इसे हम हंटर भी कहते हैं। द 3 मिडल स्टार्स, अब 3 जो मिडल में स्टार होते हैं, दीज रिप्रेजेंट द हंटर्स बेल्ट, उसके जो बेल्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 ब्राइट स्टार्स जो है ये इस तरह से अरेंज किए जाते हैं क्वाड्रिलैटरल के फॉर्म में। द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, यानी सीरियस स्टार जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ये भी ओरियन के पास में ही लोकेटेड होता है। और इसको लोकेट करने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि 3 जो मिडल स्टार्स हैं बेल्ट में, इनसे एक लाइन पास करते हुए ईस्ट की तरफ जो लाइन जाएगी वो आपको लीड करेगी एक बहुत ही ब्राइट स्टार की तरफ, दैट इज़ सीरियस। देख सकते हैं ये 3 स्टार्स, इससे जब एक स्ट्रेट लाइन पास की, अ ब्राइट स्टार नोन एज सीरियस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कैसिपिया। इट इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थन स्काई, यानी नॉर्थन स्काई में देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और इसका शेप जो है वो W या M की तरह होता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं एक कॉन्स्टलेशन जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5-10 स्टार्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, पर जो ब्राइट स्टार्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से देख पाते हैं उसकी हम नंबरिंग लेते हैं, यानी 5 से 10 उसमें ब्राइट स्टार्स होते हैं। ऐसे तो उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं पर वो हमें नहीं दिख पाते। ठीक है, ब्राइट स्टार्स को ही हम कंसिडर करते हैं। So in this way we have completed all about stars and constellations. This was the part 1 and in part 2 we will study about solar system and all the rest topics.
Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.